नमस्कार, मैं रिंकू पांतावने और महाराष्ट्र टीवी 24 के हिंदी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। आज की बड़ी खबर, इंसानियत को शर्मसार करने वाली यह घटना नांदेड़ जिले के भोकर तहसील स्थित दिवशी गांव में घटी है। इस दर्दनाक घटना को सुनकर इस पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। 5 साल की एक मासूम सी बच्ची पर अपने घर के अधेड़ उम्र के 40 साल के नौकर ने बलात्कार करके उसकी निर्मम हत्या कर दी है। पूरा महाराष्ट्र इस खबर को सुनकर शोक सागर में डूब गया है। आरोपी को महाराष्ट्र के दिशा कानून के तहत फांसी की मांग को लेकर जोर पकड़ रही है। आरोपी ने इस आदिवासी बालिका को पहले घर के आंगन से अगवा किया, उसके बाद उसके साथ बलात्कार करके उसकी निर्मम हत्या कर दी। आरोपी को फांसी दी जानी चाहिए, इसलिए विभिन्न सामाजिक संगठन रास्ते पे उतर आए हैं। स्थानीय पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भोकर पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ धारा 376 पोस्को अंतर्गत मामला दर्ज कर पुलिस आगे की जांच में जुटी है। कल शाम को दिवसी गांव तालुका भोकर में एक 5 साल की लड़की के ऊपर अत्याचार करके उसका मर्डर किया गया है। ऐसी घटना है जिसके तहत हमने इंडियन पिनल कोड 302, 376, 363 और पोक्सो एक्ट के तहत गुनाह रजिस्टर किया है और पीड़िता के पिता के बयान पे ये गुनाह दाखिल हुआ है और आरोपी हिरासत में ले लिया गया है और सीनियर पीआई खुद इस गुन्हे का तपास कर रहे हैं। सर, ये जो आरोपी है कहाँ का रहने वाला है? आरोपी उसी गांव का रहने वाला है और पीड़िता के पिता के खेत में वो मजदूरी करता था। कपिल नगर पुलिस ने 2 आरोपियों को धारदार शस्त्र के साथ गिरफ्तार किया। कपिल नगर पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी कि कामगार नगर परिसर में एक आरोपी शस्त्र लेकर घूम रहा है, जिसके आधार पर पुलिस वहां पहुंची। पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगा, जिसका पीछा कर उसे पकड़ा गया। आरोपी के पास से पुलिस ने 2 धारदार शस्त्र बरामद किए हैं। वहीं सुगत नगर परिसर में भी एक संशयित को पुलिस ने पकड़ा है। जानकारी निकालने पर पता चला कि तीनों मर्डर के आरोपी हैं। आरोपियों में आकाश खांडेकर, अभिषेक उर्फ दत्या सिंह और भूषेंद्र उर्फ अशोक जेठवानी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों से 2 धारदार शस्त्र सहित 66,000 रुपए का माल जब्त किया है। मी आणि माझे डी कोम्बिंग पण होते आणि डीवी पथकासह एरियामध्ये फिरत असताना माहिती मिळाली की 2 संशयित म्हणजे कामगार नगर भागामध्ये एक प्राणघातक शस्त्रासह फिरत आहे। या माहितीवरून आम्ही खात्री केली आणि ती माहितीची खात्री केल्यानंतर स्टाफला सोबत घेऊन त्या ठिकाणी सापळा रचला। त्यामध्ये आम्हाला आकाश उर्फ छुटका देवेंद्र दांडेकर, त्याचप्रमाणे अभिषेक उर्फ दत्ता राजेंद्र सिंग हे दोन्ही आम्हाला मिळाले। त्यांना आम्ही ताब्यात घेतलं। त्यांच्या रंगझडतीमध्ये आम्हाला 2 तलवारी मिळाल्या, त्या तलवारी पण ताब्यात घेतल्या। नंतर आम्ही परत पुन्हा समोर येताना एक जो आपला उत्पलवाडीचा सुगत नगर आहे तिथे एक आम्हाला एक संशयित मिळाला, त्यालासुद्धा आम्ही तिथे घेराव करून पकडलं। तिथे भूपेंद्र बाबू अशोक जेठवानी असं त्या जयस्माचं नाव आहे। या तिघांना आम्ही पोलिसांना इंटरव्ह्यू केला आणि त्यांचं अभिलेख तपासला असता तिन्ही हे मर्डरच्या गुन्ह्यामधील इतिहासातील गुन्हेगार आहेत। या तिघांना आम्ही 2 तलवारी, त्याचप्रमाणे त्यांच्याकडे असलेलं मोबाईल आणि वाहन हे सगळं जप्त केलं आणि त्यांच्यावर आम्ही 425 आर्मेटप्रमाणे 2 केसेस केलेले आहेत आणि त्यामध्ये आता त्यांनी तलवारी त्या पुढून आणलेल्या आहेत। त्यांचा काय उद्देश होता तिकडे फिरण्याचा यावेळेला ह्या दृष्टीने सर्व तपास सुरू आहे। पूना के सीरम इंस्टीट्यूट में लगे आगजनी की घटना पर सांसद सुप्रिया सुले ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस घटना के प्रति राज्य सरकार संवेदनशील है, लगातार मंत्री स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। उप मुख्यमंत्री पवार ने कल घटना स्थल पर भेंट दी है। आज खुद मुख्यमंत्री भी घटना स्थल का दौरा करने वाले हैं। उन्होंने आगे कहा कि घटना में जिन लोगों की जान गई उसका मुझे खेद है। मला असं वाटतं काल माननीय अजितदादा काल सविस्तर तिथे जाऊन आलेत। दादा जवळपास 1.5 तास काल तिथे होते आणि आज माननीय मुख्यमंत्री तिथे जाणार आहेत। आग लागल्याची बातमी आल्यापासून प्रशासन पूर्ण ताकदीने तिथे कमीत कमी नुकसान कसं होईल ह्याच्यासाठी पुण्यातल्या सगळ्या प्रशासनाने काल जे कष्ट केले त्यांचे मी जाहीर आभारी मानते। सगळे जे फायर ब्रिगेडचे लोक असतील त्यांचा मनापासून आभार मानते। दुर्दैवाची एक गोष्ट की ज्या लोकांना आपण वाचवू शकलो नाही ती एक फार मोठी खरं तर म्हणजे मला दुःख वाटतं त्या गोष्टीचं की आपण नाही त्यांना वाचवू शकत, ह्याच्यात आपण फेल झालो खरं।
पण त्या कुटुंबान आज ज्याच्यातून जात असेल त्यांना मी श्रद्धांजली अर्पण करते. आणि अशा सेफ्टी ऑडिटमध्ये काय झालं, काय नक्की झालं ह्याची पूर्ण चौकशी झाली पाहिजे. कारण का ही संस्था हा फक्त एक व्यवसाय नसून भारताच्या, महाराष्ट्राच्या सेवेमध्ये फार मोठं योगदान या सिरम इन्स्टिट्यूटचं राहिलेलं आहे. त्याच्यामुळे सरकार अर्थातच त्यांच्याबरोबर हे काही त्यांना जर चौकशी करायची असेल किंवा जी काही मदत हे सगळं करायला लागेल. म्हणजे आता काय नक्की झालं आहे किंवा त्यांना आग बुजवायला जी काय मदत लागली आणि पुढे जर काय लागली तर प्रशासन अर्थातच कुठल्या असल्याही तांत्रिकदृष्ट्या त्यांना मदतच करेल. रिपब्लिकन चैनल के संपादक अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट लीक होने के बाद कांग्रेस ने अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने नागपुर के संविधान चौक पर आंदोलन किया. इस दौरान अर्नब गोस्वामी के खिलाफ घोषणाबाजी कर केंद्र सरकार पर भी सवाल कांग्रेस नेता विशाल मुत्तेमवार ने खड़े किए. असं आहे की अर्नब गोस्वामी हा निव्वळ एक पत्रकार आहे. त्याच्या व्हॉट्सॲप चॅट जी आज मुंबई पोलीसमध्ये ज्याची जी इन्क्वायरी चालू आहे त्या गुप्ताबरोबर त्याच्या गुप्ताच्या चॅटवरनं असं समजलं आहे की अर्नब गोस्वामीवर त्याचं जे संभाषण झालं व्हॉट्सॲपवर त्यावरती अतिशय गोपनीय बाब ही अर्नब गोस्वामीला माहिती होती. आता असं गौप्यस्फोट झालेला आहे. विषय असा आहे की आज देशाच्या सुरक्षेचा विषय, कारण की त्याच्याकडे ही माहितीच कशी होती की एअरफोर्स आता एक मोठा हमला करणार आहे, पाकिस्तानवरती आपण एक मोठा हमला करणार आहे. तेही त्या हमला होण्याच्या किमान 3-4-5 दिवसाआधी त्याला ही माहिती होती. तर मग ही माहिती त्यांनी अजून कोणाकोणाला पुरवली? अशा कुठल्या माहिती आहे ज्या अर्नब गोस्वामीला पुरवण्यात येत आहे आणि कोण त्या माहिती त्यांना पुरवतो? या सरकारमध्ये कोण असं बसलं आहे जो अर्नब गोस्वामीच्या रिपब्लिक चॅनलला फायदा मिळावा की बाबा ते असतं ना ब्रेकिंग न्यूज यांनी पहिले टाकली आणि त्यामुळे चॅनल चालतात म्हणजे त्यांना कमर्शियल फायदा होईल. म्हणजे अर्नब गोस्वामीच्या कमर्शियल फायद्यासाठी आणि भारतीय जनता पार्टीला राजकीय फायद्यासाठी अशा पद्धतीनं हे जे दलाल एक हा पत्रकार दलाल बरोबर जी साठगाठ करून हा देशाला आणि देशातील जनतेला मूर्ख बनवण्याचं काम भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आणि त्यांचे सर्व मंत्री करत आहे. हे आम्हाला देशाच्या समोर आणायचं आहे आणि म्हणूनच भारतीय जनता पार्टीचा निषेध करण्याकरिता, या अर्नब गोस्वामी नावाच्या दलाल पत्रकाराचा निषेध करण्याकरिता आणि नरेंद्र मोदी यांचा निषेध करण्याकरिता काँग्रेस पक्ष आज इथे जमा झालेला आहे. आणि अत्यंत खालच्या स्तराचं राजकारण करणं म्हणजे जे आपले जवान आहे पुलवामाची पण यांना पुलवामा खरंच या पाकिस्तानच्या एका आतंकवाद्याने घडवला काय यांनीच घडवला याचं सुद्धा आज याच्याबद्दल सुद्धा इन्व्हेस्टिगेशन झालं पाहिजे. कारण की ज्या पद्धतीनं अर्नब गोस्वामीच्या चॅटमधनं आलाय आणि ज्या पद्धतीनं त्यांनी आनंद व्यक्त केला आहे की हे पुलवामामध्ये जवान शहीद झाले आणि म्हणून हा मोठा विजय आहे, इट इज अ बिग विन असं म्हणणारा म्हणजे आपले जवान एकीकडे मरतात आहे आणि तुमचा विजय कसा होऊ शकतो? एखाद्या भारतीय माणसाचा हा विजय कसा होऊ शकतो? हेच आपल्याला आज जनतेला विचार करावा लागेल. आणि म्हणूनच आम्ही काँग्रेस पक्ष म्हणून अशा देशगद्दार अर्नब गोस्वामीचा निषेध करण्याकरिता आम्ही इथे आज जमा झालेलो आहोत. आमच्या काँग्रेसचे नेते सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी हा जेव्हा हल्ला झाला तेव्हा ते जनतेला सांगत होते की या हल्ल्याच्या मागे कुठलं तरी षडयंत्र आहे. आज अर्नब गोस्वामी याच्या चॅटवरून ते सिद्ध झालेलं आहे की आमचे पक्षाचे नेते जे म्हणत होते ते खरं होतं. आणि म्हणूनच आज आम्ही अर्नब गोस्वामी आणि त्या BJP सरकार आणि अमित शहा आणि नरेंद्र मोदी यांचा निषेध करण्याकरता आम्ही इथे एकत्र झालेलो आहोत. केंद्र सरकार असंवेदनशील है. केंद्र सरकार की किसानों की समस्या सुलझाने की कोई नीयत नहीं, यह कहना है सांसद सुप्रिया सुले का. वह एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात कर रही थी. उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में पुलिस ने जो किसानों से बर्ताव किया उसकी मैं निंदा करती हूँ. तोडगा काढायला तयार नाही. हे पूर्ण असंवेदनशील असं केंद्रातलं सरकार आहे आणि शेतकऱ्यांचा हा प्रश्न सोडवण्याची त्यांची मानसिकताच दिसत नाही. उगाच आपला दिखावा करायला मीटिंग्सवर मीटिंग घेत राहतात पण त्याच्यातून निर्णय काही होत नाही. त्याच्यामुळे नुसत्या मीटिंग करून होणार नाही. आणि मला असं वाटतं थंडी असेल, पाऊस असेल, ज्या रीतीने तिथले पोलीस वागलेले आहेत आपल्या शेतकऱ्यांबद्दल हे अतिशय दुर्दैवी आहे आणि त्याचा मी सातत्याने जाहीर निषेध करते.
सावनेर में 19 जनवरी मंगलवार की रात किसी अज्ञात व्यक्ति ने सावनेर शहर के करीब से गुजरने वाले हेटी मोहपा बाईपास पर लगभग 300 से 400 मरी हुई मुर्गियों को लाकर फेंकने की घटना उजागर हुई थी, जिसकी जानकारी समय पर ही हमारे स्थानिक संवाददाता ने स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस प्रशासन को दी थी एवं संबंधित घटना के समाचार भी प्रखरता से प्रकाशित हुए थे, जिसके चलते सावनेर के पशु वैद्य के अधिकारियों ने 21 जनवरी को घटनास्थल पहुंचकर उस घटना की सूचना सावनेर पुलिस को देकर उनकी उपस्थिति में पंचनामा कर घटनास्थल पर ही मृत मुर्गियों को जमीन में गड्ढे कर दफनाने की खानापूर्ति की। ज्ञात हो कि घटनास्थल पर लगभग 300 से 400 मृत मुर्गियों के ढेर से अधिकांश मुर्गियों को आवारा श्वान तथा जंगली जानवर खींचकर आसपास के खेतों में ले भागे और मौके वारदात पर लगभग 50-60 मृत मुर्गियां ही होने से उन्हें लगभग 8-10 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया गया। एहतियात से दफन विधि का प्रावधान है ताकि उन मरी हुई मुर्गियों से संक्रमण का खतरा न हो, लेकिन घटनास्थल पर पहुंचे पशु वैद्य के अधिकारियों की उपस्थिति में खानापूर्ति के रूप में मात्र 2x2 का गड्ढा खोदकर घटनास्थल पर पड़ी हुई मृत 50-60 मुर्गियों को डालकर उन पर हल्का सा ब्लीचिंग पाउडर व चूना छिड़क कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ चले गए। तो वही सड़क किनारे मृत मुर्गियां फेंकने वाले अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर थानेदार अशोक कोहली के मार्गदर्शन में एपीआई देवशंकर गुप्ता का उत्तम सोनोने, सुनील नाचनकर, अनिल देशमुख आदि जांच कर रहे हैं। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए सावनेर से किशोर ढूंढेले की ग्राउंड रिपोर्ट। गौर सेना नांदेड़ की ओर से नांदेड़ जिलाधीश कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन का मुख्य कारण नए 3 किसान कानून वापस किए जाए, स्वामीनाथन आयोग की सभी सिफारिश तत्काल लागू करे, कामगार विरोधी पास किए गए तीनों कानून त्वरित निष्कासित किए जाए आदि मांगों को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया गया था। ने जो एक तरफा किसान के खिलाफ निर्णय लिया है, उनके तरफ जो हरियाणा और पंजाब में जो आंदोलन चल रहा है उनकी ओर से हमने गौर सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्राध्यापक संदेश चौहान और महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष प्राध्यापक संपत चौहान, इनकी ओर से पूरे ज़िले में एक धरने आंदोलन का आयोजित किया गया है। और हम गौर सेना की ओर से माहौर तालुका नांदेड़ ज़िले में माहौर तालुके की ओर से हम बहुसंख्य कार्यकर्ता और किसान मिलके सब संगठन उसमें संभाजी ब्रिगेड, किसान संगठना, जो किसान संगठन है उनके सब और के मिलके हम ये धरने आंदोलन कर रहे हैं। एडवोकेट प्रदीप राठौड़, गौर सेना जिलाध्यक्ष नांदेड़। आज का जो श्रृंखला अनशन है जारी है नांदेड़ जिले की कलेक्टर ऑफिस के सामने। अनशन करने का वजह यह है कि दिल्ली में जो किसान ने आंदोलन तकरीबन 50 से 60 दिन से चालू है, वहाँ पे जो आंदोलन होने जा रहा है यह है कि जो यहाँ के भारत सरकार है, भारत सरकार ने 3 कृषि कानून लाया और वो कृषि कानून यहाँ के किसान के विरोध में है, उनके हित के इसमें नहीं है, इसलिए वो कानून तीनों कानून रद्द होना चाहिए। और जो स्वामीनाथन आयोग है, स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिश है रिकमेंड करे और जो कामगार विरोधी 3 कानून लाए वाला है वो भी कानून निष्कासित करे। इसके लिए ये आंदोलन 20 तारीख से भारत देश में हर जिले के जिलाधिकारी के सामने, ऑफिस के सामने गौर सेना की ओर से जारी है। और हमारा जो नेता है प्राध्यापक संदेश चौहान, जो गौर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके आदेश के अनुसार ये आंदोलन 20 तारीख से चालू है। भारतीय इंडियन ऑयल, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और अन्य संगठन ने मिलकर संरक्षण क्षमता महोत्सव की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस अभियान के तहत यह सभी संगठन व्यापक तौर पर छात्रों तक और लोगों तक पहुंचकर ईंधन बचाने के बारे में लोगों को सलाह देगा, साथ ही जन जागृति भी करेगा। ऐसी जानकारी एक आयोजित पत्र परिषद में कंपनी के अधिकारियों ने दी है।
सक्षम 2021 जो कि सक्षम समस्ता महोत्सव है, एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसकी पहल भारत सरकार के ऊर्जा सुरक्षा संधारण विकास एवं देश के पर्यावरण सुरक्षा के लिए की गई है। इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोलियम पदार्थों का संरक्षण करें और बहुत सारी प्रतियोगिताएं इस तरीके की लोगों तक पहुंचाएं और मार्गदर्शन लोगों को दे और जानकारी लोगों को दे जिससे वो पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादों का संरक्षण करें। इसी सक्षम 2021 का उद्घाटन 16 जनवरी को हमारे माननीय राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी महाराष्ट्र ने उनके हाथों द्वारा किया गया, जिनका यूट्यूब में भी प्रसारण किया गया और सारी महाराष्ट्र की अधिकतर लोगों ने इसको देखा गया है। और इस सक्षम 2021 के तहत हम बहुत ज़्यादा प्रोग्राम गाँवों तक, शहरों तक, स्कूलों में डिबेट कंपटीशन, ड्राइवरों को उचित मार्गदर्शन, कैसे तेल का संरक्षण किया जाए इसकी जानकारी देने वाले हैं और इससे ज़रूर लोगों में एक जानकारी प्राप्त होगी और लोग इसमें सपोर्ट करके तेल का संरक्षण इस पर्टिकुलर महीने में ज़रूर करेंगे। यह उम्मीद के साथ में इस कार्यक्रम को आगे लागू करेंगे। लोगों में मेल मिलाप बढ़े, लोग एक दूसरे को समझे, देश में शांतिपूर्ण वातावरण रहे, देश में प्रगतिशील और बहुलवादी समाज निर्माण हो, इसलिए जमाते इस्लामिया हिंद 10 दिवसीय अंधेरे से प्रकाश की ओर अभियान के तहत यह संगठन अपने विचार लोगों तक पहुंचाएगा। आयोजकों ने कहा कि इस 10 दिन के अभियान में वह 6 करोड़ लोगों तक पहुंचेंगे। अंधेरों से प्रकाश की ओर एक हम सप्ताह मना रहे हैं 10 दिन का, और उसमें हम लोगों को ये बता रहे हैं कि आज जो हमारी समाज की जो ज्वलंत समस्याएं हैं वो अपने प्रभुवर को मानने के बाद ही जो है हम उसको हल कर सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि उसने सबको मार्गदर्शन किया है, उसके पास सारे इंसान बराबर हैं और हम धर्म परिवर्तन में नहीं बल्कि मन परिवर्तन में विश्वास रखते हैं। हम कहते हैं इंसान का अगर मन बदलेगा तो समाज दुरुस्त हो सकता है। इसके लिए हम जितने भी आज खुले हुए हैं, जैसे ऑफिसेस खुले हुए हैं, जितने कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, हम सब जगह जाएंगे। हर मर्द और हर औरत और हर बच्चे से हम मिलने की कोशिश करेंगे। ऐसा 6 करोड़ लोगों तक हम अपने पैगाम को पहुंचाएंगे जो जमात इस्लामी हिंद का संदेश है, जो 80 साल से हम काम कर रहे हैं। किसानों के संदर्भ में आपका क्या स्टेप है? किसानों के संदर्भ में है कि उनके समस्याएं हल होना चाहिए। वो हमारा बहुत बड़ा, ये जितने स्तंभ इन्होंने बताए ना, ये स्तंभ भी है हमारा और मीडिया भी एक स्तंभ है। हम समझते हैं कि सबसे बड़ा मेन स्तंभ हमारा जो है किसान है। उसकी समस्याओं को अगर हम सुलझाएंगे और अगर वहाँ से अच्छी फसल मिलेगी तभी हमारी आगे की नस्ल भी आगे बढ़ सकती है। तो हम उनका फुल सपोर्ट करते हैं। हम कहते हैं उनसे डिस्कशन करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए और वो जिसको ठीक समझते हैं ऐसे कानून लाना चाहिए। औरंगाबाद और संभाजी नगर का विवाद चल रहा है, इस पर क्या स्टैंड है आपका? मैं वही बोल रहा हूँ, हमारे पास नाम की कोई अहमियत नहीं साहब। एक आदमी का नाम ज़ियाउल हक रह गया क्या और सत्य प्रकाश रहा तो क्या? अब वो सत्य प्रकाश रहा तो ख़राब, ज़ियाउल हक रहा तो अच्छा। हम ऐसे बोलने वालों में से नहीं हैं। हम बोलते हैं कि वहाँ अच्छा होना चाहिए, इस पे सोचिए। आप अभी नाम पे लड़ रहे हैं, अरे वहाँ अच्छा करो, ऐसा नमूने का बनाओ कि पूरी दुनिया में औरंगाबाद का नाम होना चाहिए। तो हम नामों के इसमें ज़्यादा परेशान नहीं हैं। हम चाहते हैं कि कैफियत बदलना चाहिए। इन्होंने कहा ना, आस्था बदलना चाहिए, आचार बदलना चाहिए, विचार बदलना चाहिए। इस्लामिक धर्म अंधेरे से उजाले की ओर नहीं जाना चाहता। बहुत सारे इस्लामिक ऐसे ही हैं कि जो प्रकाश की ओर नहीं जाना चाहते। इसलिए जी मैं क्या कह रहा हूँ, हर धर्म जो दुनिया में आया वो अंधेरे से प्रकाश की तरफ ही ले जाने वाला है और लोगों ने उसकी व्याख्या अलग अलग कर दी है। इसलिए आप गलतफहमी में पड़े हुए हैं। अब इस्लाम से मुतालिक भी आतंकवाद, ये जो सवालात पैदा हो गए वो कुछ गलतफहमियों के नतीजे में, कुछ मुसलमानों के आचरण के नतीजे में। हम ये चाह रहे हैं कि हर धर्म को आप समझिए, एक ही धर्म नहीं। देखिए, जब खुदा एक है, मानव एक है, तो धर्म भी एक ही है। हम सब का धर्म एक ही। अगर हम डिस्कशन करेंगे तो इंशाल्लाह हम सब एक ही रास्ते पे आएंगे, एक ही सीधा चलेंगे। तो जब उजाला एक है तो धर्म कैसे अलग अलग हो सकते हैं? अंधेरे तो कई हो सकते हैं। इसलिए हमने लिखा अंधेरों से उजाले की तरफ। अंधेरे बहुत हो सकते हैं, उजाला एक ही हो सकता है। मुस्लिम समाज जो जमातों में बटा हुआ है, कोई सुन्नी, कोई शिया, कोई वहाबी, कोई जमाती, तो इनके लिए आप क्या करना चाहिए? एक प्लेटफॉर्म पे इनको लाना चाहिए या? जी मैं क्या बोल रहा हूँ, इंसान सारे इंसानों को एक प्लेटफॉर्म पे लाता है। तो ये मुसलमानों के अंदर जो अलग अलग है, जैसा अलग अलग पार्टियों के जैसा वो काम कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा टकराव तो उनके दरमियान नहीं है। ये सुन्नी है, ये वहाबी है, ये शिया है, वो गलतफहमी है, वही दूर करना चाह रहे हैं हम। ये अंधेरे हैं।
पांचपावली पुलिस स्टेशन के हद में आपसी रंजिश के तहत भतीजे ने अपने सगे चाचा को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल कुछ दिनों से आरोपी 30 वर्षीय सारंग मेश्राम और मृतक अशोक मेश्राम के बीच कहासुनी चल रही थी, जिसका गुस्सा मन में रखते हुए आरोपी ने अपने चाचा को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पंचशील कॉलोनी जो कि पांचपावली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आती है, वहाँ पर अशोक मेश्राम नाम के आदमी की कल रात में 1:30 बजे हत्या हुई है। इसकी हत्या करने के लिए उसके घर में ही उसके भतीजे ने उसको एक लकड़ी से सर पर मार के हत्या की है। और क्या कारण है हत्या मालूम? इसका पीछे कारण जो आरोपी बता रहा है, वो कल सवेरे में इनके आपस में झगड़ा हुआ था। आरोपी के अनुसार जो विक्टिम है उसने उसको गाली गलौज किया था। उसके ऊपर से जो आरोपी है अपना बदला लेने के लिए शराब पीकर रात में उसने लकड़ी का इस्तेमाल करके विक्टिम के घर में ही उसको लकड़ी से सर पर मारकर उसकी हत्या की है। म्हणजे फक्त शिवीगाळ झाली या कारणांमुळे हत्या झाली की त्यामागे अजून काही पार्श्वभूमी आहे? कारण की ते नातेवाईक आहे, संपत्तीचा काही वाद वगैरे होता का? नहीं, संपत्ति का कोई वाद नहीं है। नातेवाईक हैं। पहले आपस में इनके झगड़े पहले आज से 9 साल पहले 2011 में इनके जो आरोपी है उसका फादर और जो विक्टिम है उसके बीच में झगड़ा हुआ था। सर आरोपी कोण आहे, त्याचं नाव काय, त्याला अटक झाली आहे का? आरोपी अटक हो गया है। आरोपी इसका भतीजा है, जो विक्टिम का भतीजा है। महाराष्ट्र की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।